हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स 11 एंड 12। आज हम करेंगे आईएससी क्लास 11 लिटरेचर प्रिज्म के चैप्टर अ लिविंग गॉड को। अ लिविंग गॉड इज द फर्स्ट चैप्टर फॉर आईएससी क्लास 11। प्रिज्म बुक की भी ये फर्स्ट चैप्टर है। इट इज रिटन बाय लेफ्काडियो हर्न। लेफ्काडियो हर्न के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं एंड देन अबाउट दिस स्टोरी अ लिविंग गॉड। एक शॉर्ट में बस इतना सा बता दूं कि लिविंग गॉड बहुत अच्छी स्टोरी है। इट इज अबाउट अ सैक्रिफाइस ऑफ अ जापानीज पर्सन कि वो अपने विलेजर्स के लिए कैसे अपने चीजों का सैक्रिफाइस कर देता है, अपने जो मेन अर्निंग है, अपने सारे फील्ड का सैक्रिफाइस कर देता है सो दैट 400 पीपल ऑफ हिज विलेज कुड बी सेव्ड फ्रॉम सुनामी। ओके, अब हम पढ़ते हैं इसको, जिससे हमको इस पूरी स्टोरी के बारे में और डिटेल में पता चलेगा। फिर हम डिस्कस करेंगे किसी इसके इंपॉर्टेंट थीम्स को। चलो पहले स्टार्ट करते हैं। अ लिविंग गॉड बाय लेफ्काडियो हर्न। Okay, so Lafcadio Hearn, let us read about the author. Patrick Lafcadio Hearn, he was born in 1850 और 1904 में उनकी डेथ हुई थी. Also known by his name Japanese कोइजुमो याकुमो। कोइजुमो याकुमो इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था जब वो जापानीज सिटीजन हो गए थे। एंड ही वॉज born on the Greek island of Lefkas. He was an international writer, translator and journalist, proficient in English, Greek and Japanese languages. And this present narrative, that is A Living God, this is an excerpt from his book Gleanings in Buddha Fields. He has written this in 1897. 1897 में इन्होंने और भी बहुत सारी बुक्स लिखी है, बट 1897 में ये पर्टिकुलर बुक लिखी थी। एंड दिस अ लिविंग गॉड इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम दिस। ये मैं बता दूं कि अ लिविंग गॉड जो है ये रियल स्टोरी पर ही बेस्ड ये स्टोरी है। हर्न्स A Living God tells the story of a tsunami affecting a village of farmers along the Japanese coast. बहुत ही शॉर्ट में समरी बताया है कि सुनामी आ गई थी जापानीज कोस्ट में एक विलेज में, और कैसे एक रिच फार्मर जिसका नाम था हमागुची गोहेई, ही सेव्स हिज पीपल बाय सेटिंग हिज प्रेशियस क्रॉप्स ऑन फायर। जापान में मेनली राइस का कल्टीवेशन होता है। ही वॉज द हेडमैन ऑफ दैट विलेज और उसके सबसे बहुत ज़्यादा राइस कल्टीवेशन हुआ था उस साल, सभी का बहुत अच्छा कल्टीवेशन हुआ था। तो उसके सारे कल्टीवेटेड राइस क्रॉप्स बंडल्स में पड़े हुए थे बेचने को तैयार। एंड ही सेट ऑल द प्रेशियस क्रॉप्स ऑन फायर, जिससे कि लोगों को पता चल जाए कि कुछ गड़बड़ हुई है, सो दे कैन सी द स्मोक एंड हरी टू अ सेफ प्लेस। हिज ग्रैंडसन, उसका नाम बताते हैं टाडा, थॉट दैट ही हैड बिकम मैड बट हमागुची पेड नो अटेंशन एज हिज प्लान वाज सक्सेसफुल। ऑब्वियसली किसी भी एक सेन इंसान को देख करके ये लगेगा कि ये पागल तो नहीं हो गया, ये आदमी अपने सारे साल की मेहनत, अपने सारे कल्टीवेशन को ये आग लगा रहा है, तो ये गरीब हो सकता है, इसके पास कुछ नहीं बचेगा। सो हिज ग्रैंडसन, ही वाज ओनली 10 years old, उसको लगा मेरा ग्रैंडफादर पागल हो गया। अच्छा, बट हामागुची पेड नो अटेंशन बिकॉज उसका प्लान था क्या, अपने विलेजर्स 400 विलेजर्स की जान बचाना, एंड ही हैड सेव्ड द विलेजर्स। द इन्फ्लुएंशियल रेसिडेंट ऑफ द विलेज, दैट इज हामागुची गोहेई, लिविंग इन अ फार्म हाउस वर्चुअली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम पीपल, बहुत ऊंचाई पे रहता था वो और बाकी नीचे रहते थे सारे गांव वाले, इज नाउ द गॉड दैट लिव्स इन ग्रेट ऑनर अमंग देम ऑल। नाउ ही हैज बिकम गॉड, दैट इज वाई द नेम ऑफ द स्टोरी इज लिविंग गॉड, क्योंकि जीते जी लोगों ने उसको भगवान का नाम दे दिया। बिकॉज भगवान ही खाली ये कर सकते हैं कि लोगों की जान को बचा भी सकते हैं, लोगों की जान को ले भी सकते हैं। ही वॉज अ पर्सन हु वॉज लाइक अ गॉड टू फॉर देम, जिसने 400 विलेजर्स की जान बचाई। The story of Hamaguchi is an account of sacrifice, selfless action, and presence of mind. And these three are going to be the main themes of the story A Living God, कि sacrifice, selfless action, and presence of mind. In fact, एक और हम theme दे सकते हैं, that will be courage, क्योंकि वो courage खाली मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं होती, मेंटली भी वो बहुत करेजियस था, जिसने ये सोचा कि मैं अपने सारे राइस क्रॉप्स को आग लगा दूंगा। तो दैट करेजियस, ओके।
अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं स्टोरी से। अ लिविंग गॉड लफ्काडियो हर्न। फ्रॉम इमेमोरियल टाइम मतलब लॉन्ग बैक, लॉन्ग एजेस बैक, जो हमको टाइम याद भी नहीं है इतने पहले से। द शोर्स ऑफ जापान हैव बीन स्वेप्ट एट इरेगुलर इंटरवल्स ऑफ सेंचुरीज बाय इनॉर्मस टाइडल वेव्स। बहुत सारी टाइडल वेव्स, बड़ी बड़ी, इनॉर्मस मतलब बड़ी बड़ी टाइडल वेव्स आया करती थी जापान में, और काफी टाइम से आए जा रही है। इरेगुलर इंटरवल में कोई उनका फिक्स टाइम भी नहीं होता, कभी भी आ जाती है। Tidal waves caused by earthquakes or by submarine volcanic action. If the tidal waves तो normally भी sea में आती रहती है, but अगर enormous tidal waves आएगी वो भी because of earthquakes और by any volcanic activity, sea bed पे होने के कारण वो waves और ऊंची उठती है। इतनी ऊंची होती है कि वो पूरे के पूरे शहर गांव को खत्म कर सकती है, अपने अंदर समेट सकती है। एंड दैट इनॉर्मस टाइडल वेव इज कॉल्ड सुनामी। ठीक है, ये सुनामी को डिफाइन किया एक तरीके से ऑथर ने। These awful sudden risings of the sea are called by the Japanese tsunami. The last one occurred on the evening of June 17, 1896, when a wave nearly 200 miles long struck the northeastern provinces of Miyagi, Iwate, and Omori, wrecking shores of town and villages, running whole districts, and destroying nearly 30,000 human lives. ये ऑथर पर्टिकुलरली 1896 की सुनामी का बता रहा है कि रिसेंटली तभी आया था। रिसेंटली क्यों? बिकॉज सी ही हैज रिटन दिस पर्टिकुलर स्टोरी, दिस बुक ग्लीनिंग्स इन बुद्धा फील्ड्स इन 1897। तो उसके लिए तो लास्ट ईयर ही रिसेंट हुआ ना कि 1896 में वो बुक लिख रहा है। 1896 में इतनी बड़ी वेव आई थी, इतना बड़ा सुनामी आया था, 200 माइल्स लॉन्ग सुनामी, जिसने मियागी, वाटे, अमोरी, ये जापानीज प्रोविंसेस है, उनके सारे विलेजेस, टाउन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। 30,000 ह्यूमन लाइव्स वर गॉन। ये बहुत बड़ा नंबर होता है। वी ऑल्सो नो 30,000 ह्यूमन लाइव्स खत्म हो गई थी। ये 1897 के हिसाब से रीसेंट था 1896, और अभी हम 2025 में पढ़ रहे हैं, तो वी नो कि 1896 के बाद बहुत बार जापान में क्या पूरे वर्ल्ड में सुनामी आई है। रीसेंट वाज आई गेस 2011 में आया था, इंडिया में भी उसका इफेक्ट आया था, चेन्नई और में भी हमने देखा था, देन अंडमान निकोबार, इंडोनेशिया, आसपास के एरियाज में भी देखा था, जापान में भी बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ था। The story of Hamaguchi Gohei is the story of a like calamity. Like means similar, calamity means this kind of a destruction, this kind of a devastation. तो story of Hamaguchi Gohei भी बोल रहा है ऑथर कि इसी तरीके की सिमिलर एक कैलमिटी हुई थी। सिमिलर कैलमिटी मतलब 1896 वाली कैलमिटी नहीं, इसके भी पहले एक बार जब सुनामी आई थी तब ऐसा हुआ था हामागुची गोहेई वाला किस्सा, which happened long before the era of Meiji. Meiji was a Japanese emperor जिसके टाइम में बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन जापान में हुआ था, इसीलिए उस पर्टिकुलर एरा को मीजी एरा बोलते हैं। 1868 से लेकर के 1912 तक का, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि लॉन्ग बिफोर दैट एरा, मतलब 1868 के भी बहुत पहले ये हामागुची गोही वाला किस्सा हुआ था। ओके, नाउ ऑन अनदर पार्ट ऑफ जापानीज कोस्ट, लेकिन मतलब 1896 में जो सुनामी आई थी वो तो नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंसेस को डिस्ट्रॉय करी थी, एंड दिस इज मतलब उससे भी पहले जो मीजी एरा का भी पहले जो आई थी हामागुची गोई वाले टाइम में, दैट वाज ऑन अनदर पार्ट ऑफ जापानीज कोस्ट, वो किसी और कोस्ट पे आई थी। ओके, नाउ अबाउट हामागुची गोई। ही वाज एन ओल्ड मैन एट द टाइम ऑफ द ऑकरेंस दैट मेड हिम फेमस. He was the most influential resident of the village to which he belonged. Village का नाम नहीं दिया गया, but he was the most influential resident. He had been for many years its muraosa or headman. Meaning of muraosa also has been mentioned. Headman होता है. There would be many Japanese terms. So वो Japanese terms आपको याद भी रखने पड़ेंगे. So you should make a list of all the Japanese names mentioned here in this story and the मीनिंग्स ऑफ देम इन इंग्लिश, ठीक है। या फिर आप भी कर लीजिए, मैं भी कोशिश करूंगी, मैं भी पूरा बना करके आपको एक वीडियो अपलोड कर दूं जिसमें सिर्फ लिविंग गॉड के जो जो जापानीज नेम्स है और जापानीज नेम्स का, जापानीज टर्म्स का मतलब क्या है इंग्लिश में, वो बना करके एक आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी, सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। Okay, so the people usually called him ओजी-सान, which means grandfather. यहाँ पे भी मीनिंग दिया हुआ है कि ओजी-सान उसको बुलाया करते थे क्योंकि वो बूढ़ा था, इसका मतलब होता है ग्रैंडफादर।
सो मुराओसा मीन्स वो हेडमैन था एंड ओजिसन उसको बोलते थे, ओजिसन मीन्स ग्रैंडफादर. बट बीइंग द रिचेस्ट मेंबर ऑफ द कम्युनिटी ही वाज समटाइम्स ऑफिशियली रेफर्ड टू एज द चोजा. चोजा मीन्स कुछ बहुत रिच पर्सन को बोलते हैं चोजा. सो ही वाज ऑल्सो कॉल्ड बाय द नेम चोजा. तो चोजा भी बुलाया जाता था उसको, ओजिसन भी बोलते थे ग्रैंडफादर है, एंड ही वाज मुराओसा. He used to advise the smaller farmers about their interests, to arbitrate their disputes, to advance them money at need, and to dispose of their rice for them on the best terms possible. यानी हर तरीके से वो farmers की help करता था, villagers की help करता था. क्या क्या help चाहिए होती थी villagers को financially, they need इनके interest को कभी pay करना हो, to arbitrate their dispute. Arbitrate करना means settle करना dispute को. As a lawyer, as a judge, वो कभी कभी dispute होता था दो farmers के बीच में, तो he has to settle it out. Then to advance them money at need, money कभी कभी lend कर देता था loan जैसे, एंड टू डिस्पोज ऑफ देयर राइस फॉर देम ऑन द बेस्ट टर्म्स पॉसिबल. कभी कभी वो उनकी राइस को खरीद भी लेता था या किसी और को बेचना होता था तो हेल्प कर देता था अच्छे से अच्छे दाम पे. Hamaguchi's big thatched farmhouse stood at the verge of a small plateau overlooking a bay. Now Hamaguchi कैसे रहता था? एक बड़े से thatched फार्म हाउस में. thatched फार्म हाउस जो होता है वो एक घर हुआ जिसके रूफ जो है ऊपर में वो सीमेंटेड नहीं होते, वो thatched होते हैं, भूसा और उससे बना होता है. जैसे जैसे हम हट के ऊपर देखते हैं वैसे फार्म हाउस के ऊपर में thatched रूफ था. एंड कहाँ पे था? एट द वर्ज, मतलब एकदम कॉर्नर पे एक स्मॉल प्लेट्यू के overlooking a bay. See, this is a bay. तो बे के पास एक स्मॉल प्लेट्यू था. प्लेट्यू मतलब कुछ ऊंची उठी हुई जगह, और उस उठे हुए जगह पे, प्लेट्यू पे, किनारे पे इसका घर था. तो वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड सीनरी कैसी होगी कि एक समझ लो प्लेट्यू आपको पता है ना, पहाड़ से नीचे होता है वो प्लेट्यू, माउंटेन होता है फिर प्लेट्यू होता है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा. तो प्लेट्यू पे किनारे पे इसका घर है, किनारे पे है, तो यानी कि वो देख सकता है, लिखा है ना ओवरलुकिंग अ बे, यानी वो प्लेट्यू में अपने घर में बैठा बैठा या घर के बाहर खड़ा होकर के वो नीचे का नजारा देख सकता है. नीचे उसको दिखेगा कि उसके सारे विलेजर्स के घर हैं और समुद्र है, वो देख सकता है. वो समुद्र के वेव के बहुत ऊंचाई पे है क्योंकि वो प्लेट्यू पे उसका घर है. Now the plateau mostly devoted to rice culture, वहाँ mainly rice ही होता था, उगाया जाता था, was hemmed in on 3 sides by thickly wooded summits. मतलब ये जो plateau है इसके 3 साइड में अच्छे से फॉरेस्ट है, यहाँ पे सारे फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है. ओके, और इस साइड से उसको नीचे समुद्र दिखाई दे रहा है, ये ऊंचाई पे है. ठीक है, ये चीज जो है ये ऊंचाई पे है. From its outer verge, the land sloped down in a huge green concavity as if scooped out to the edge of the water, and the whole of this slope, some 3/4 of a mile long, was so terraced as to look, when viewed from the open sea, like an enormous flight of green steps divided in the center by a narrow white zigzag, a streak of mountain road. अब ये पूरे पार्ट को मैं एक डायग्राम से आपको समझा देती हूँ, एक पिक्चर से समझा देती हूँ, नहीं तो आप पढ़ोगे तो इतना ही आपको ओवरवेलमिंग लगेगा. नाउ ये प्लेट्यू है, ठीक है, मान लीजिए ये प्लेट्यू है इस तरीके का, टेरेस्ड है, आपने टेरेस फार्मिंग पढ़ी होगी ज्योग्राफी में, तो इस तरीके से टेरेस फार्मिंग होती है प्लेट्यू में, मतलब ऊंचाई पे ये जो स्लोप होता है इसको भी उन लोग वेस्ट नहीं होने देते, यहाँ पे भी उन लोग कुछ फार्मिंग ऐसे कुछ फार्मिंग कर लेंगे. ओके, उसकी ऊंचाई पे किनारे पे समझ लो घर है हामागुची गुहेई का. तो इस घर में ये देखो प्लेट्यू के एकदम किनारे पे है, तो ये नीचे का सारा नजारा देख सकता है. अब ये तो पिक्चर में पहाड़ है, बट वहां पे क्या था, नीचे यहाँ पे समुद्र है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे नीचे सारे विलेजर्स के जो घर हैं, हट्स हैं, ये सारे यहाँ पे है समुद्र के बिल्कुल पास में. और इतनी ऊंचाई पर यहाँ पर उसका हामागुची गुहेई का घर है अलग से, हेडमैन का, और इसके तीनों तरफ यहाँ पे पीछे की तरफ क्या है, जंगल है, फॉरेस्ट है. तो ये टेरेस्ड है, इस तरीके से टेरेस स्लोप है, और बीच में एक व्हाइट कलर का जिगजैग करके रोड जाता है जो नीचे की तरफ आराम से उतरा जा सकता है उसमें. ये यहाँ पे समझाया गया. जब हम पिक्चर देखते तो हमको क्लियर हो जाता है, अच्छा ये इतना ईजी था क्या नजारा, देख करके इतना ओवरवेलमिंग लग रहा था, क्या क्या लिखा हुआ है.
नाउ क्लियर हुआ? क्लियर हो रहा है ना कि ये टेरेस्ड पूरा प्लेट्यू है, यहाँ पे कल्टीवेशन होता ही है। यहीं पे एक वाइट कलर का माउंटेन रोड है जिगजैग, जिससे नीचे आगे उतरा जा सकता है, चढ़ा जा सकता है आराम से। और यहाँ नीचे सी है, सी के पास नीचे की तरफ विलेजर्स का घर है, और जो हामागुची गोही है उसका घर इतना ऊंचाई पे है प्लेट्यू के बिल्कुल किनारे पे। क्लियर है? Okay, now 90 thatched dwellings and a Shinto temple composing the village proper stood along the curve of the bay. जैसे मैंने बताया बे जो नीचे है, नीचे की तरफ इतने सारे घर थे। 90 तो thatched dwellings थी, मतलब 90 घर थे छोटे छोटे, सारे thatched houses थे। एक शिंटो टेम्पल था, ये मेन विलेज था, ये बे के एकदम पास में था, समुद्र के पास में था। And other houses climbed straggling up the slope for some distance on either side of the narrow road leading to the Choja's home. Choja's home के तरफ जो रोड जाता था, उस रोड जैसे ऊंचाई पे जब चढ़ रहा होता था वो रोड, तो रोड के दोनों तरफ किनारे पे कुछ एक घर थे थोड़ी दूर तक। ओके, बट चोजा का मतलब जो हामागुची गुहे का घर था वो सबसे ऊंचाई पे था और एकदम प्लेट्यू के टॉप पे। Now, one autumn evening, Hamaguchi Guhei was looking down from the balcony of his house at some preparations for a merrymaking in the village below. Merrymaking कोई तरीके का कुछ खुशी मनाया जा रहा था, कुछ विलेजर्स कुछ खुशी मना रहे थे। मेरे ख्याल से खुशी यही होगी कि उनका कल्टीवेशन इतना अच्छा हुआ, उस साल सबका राइस कल्टीवेशन अच्छा हुआ था। तो हामागुची गुही जो है वो अपने घर की बालकनी से नीचे के सारे नज़ारे देख रहा था, नीचे के प्रिपरेशंस को देख रहा था। There had been a very fine rice crop and the peasants were going to celebrate their harvest by a dance in the court of the Ujigame. तो वही मैंने बताया कि राइस क्रॉप इतना बढ़िया हुआ था कि वो सेलिब्रेट कर रहे थे डांस कुछ फेस्टिवल से। द ओल्ड मैन कुड सी द फेस्टिवल बैनर्स, जिसको नोबडी बोलते हैं, फ्लटरिंग अबव द रूफ्स ऑफ द सॉलिटरी स्ट्रीट। एक ही स्ट्रीट था, उस स्ट्रीट के दोनों तरफ वो देख रहा था कि ये सब जो बैनर्स एंड ऑल लगे हुए हैं। वो ओल्ड मैन क्यों नहीं गया नीचे उस फंक्शन में, उस फेस्टिवल में? वो भी शायद बताएगा नीचे, देखो। द स्ट्रिंग्स ऑफ पेपर लैंटर्न्स फेस्टून्ड बिटवीन बैम्बू पोल्स, मतलब लगा करके बैम्बू पोल्स में लटका करके ऐसे बहुत सारे पेपर लैंटर्न्स लगाए गए हैं। द डेकोरेशन ऑफ द श्राइन, मतलब जो टेम्पल था शिंटो टेम्पल, वहाँ डेकोरेशंस थे। एंड द ब्राइटली कलर्ड गैदरिंग ऑफ द यंग पीपल, ब्राइटली कलर्ड गैदरिंग, ब्राइटली कलर्ड बिकॉज ऑफ देयर ड्रेसिंग्स, बिकॉज व्हेन यू वांट टू गो टू अ फेस्टिवल, टू सेलिब्रेट अ फेस्टिवल, यू ऑलवेज वेयर वेरी ब्राइट कलर्ड क्लोथ्स। और दूसरा ब्राइटली कलर्ड बिकॉज ऑफ देयर मूड्स ऑल्सो, वी कैन से कि आपके जब मूड आप बहुत हैप्पी मूड में रहते हो, देन ऑल्सो ये आपका मूड बताता है कि ब्राइटली कलर्ड है। सो गैदरिंग है यंग पीपल की, यंग जनरेशन ऐसे भी थोड़े ब्राइट मूड के होते हैं। He had nobody with him that evening but his little grandson, a lad of 10, the rest of the household having gone early to the village. उसके घर का बाकी सारे मेंबर्स ऑलरेडी नीचे जा चुके थे फेस्टिवल में, वो घर में खाली अकेला था अपने 10 साल के ग्रैंडसन के साथ में। He would have accompanied them had he not been feeling less strong than usual. Less strong मतलब weak उस दिन फील कर रहा था, उसको उस दिन अच्छा नहीं लग रहा था। He was an old man, तो उस दिन उसको अच्छा नहीं लग रहा था, weak फील कर रहा था, तो उसका मन नहीं था नीचे जाने का, वो घर में था और उसका 10 साल का grandson. The day had been oppressive, and in spite of a rising breeze, there was still in the air that sort of heavy heat which, according to the experience of the Japanese peasants, at certain seasons precedes an earthquake. See, Japanese लोग कोई भी चीज आपके जब शहर में या आपके विलेज में या आपके कंट्री में बहुत ज़्यादा ऑकर होती है तो आपको एक आइडिया हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि मानसून सीजन की एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है हमारे यहाँ, तो हम वेदर देख के समझ जाते हैं अच्छा आज बारिश आने वाली है, अच्छा आज तूफान आने वाला है। सिमिलरली जापानीज लोग इतना एक्सपीरियंस कर चुके थे अर्थक्वेक्स को कि वो पहचान जाते थे वेदर के कंडीशन से कि अभी अर्थक्वेक आने से पहले ऐसा ही वेदर होता है। अर्थक्वेक आने के पहले कैसा वेदर होता है, लिखा है कि
इन द एयर दैट सॉर्ट ऑफ हैवी हीट, मतलब हवा अलग टाइप के गर्मी लेकर के रखता है, बहुत ज्यादा गर्मी रहती है जो अर्थक्वेक के पहले इस टाइप की गर्म सब लोग महसूस करते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ राइजिंग ब्रीज, मतलब हवा अच्छी चल रही थी, उसके बावजूद वो पूरा दिन इतना ऑप्रेसिव था, मतलब इतनी गर्मी थी कि हवा चालू होने के बावजूद उतनी ज्यादा गर्माहट उस दिन लग रही थी कि लोगों को एक्सपीरियंस था कि ये अर्थक्वेक के पहले का हवा है, यानी कि लोगों को एक आइडिया था कि अर्थक्वेक आने वाला है। एंड प्रेजेंटली एन अर्थक्वेक केम, और अर्थक्वेक आ भी गया। It was not strong enough to frighten anybody, but Hamaguchi, who had felt hundreds of shocks in his time, thought it was queer. Queer मतलब कुछ strange था। तो ऑथर लिखते हैं कि अर्थक्वेक आया भी, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं था कि लोगों को डर लगे। देखो हमारे यहाँ तो थोड़ा सा भी अर्थक्वेक आया तो लोगों को डर लगता है, घर वर छोड़ के नीचे चले जाते हैं, क्योंकि बहुत कम आता है। लेकिन जापान में इतने ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं कि लोग भी यूज टू हैं। तो ये अर्थक्वेक आया, बहुत ही हल्का सा था, चला गया, तो लोगों को इतना कोई डर नहीं लगा। बट हामागुची देखो, वो ओल्ड मैन है, वो ज्यादा दुनिया देखा है, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो उसको कुछ अलग लग रहा था। उसने देखा कि मैंने हंड्रेड्स ऑफ शॉक्स, हंड्रेड्स ऑफ अर्थक्वेक्स देखे हैं, बट ये कुछ क्वियर है, ये कुछ स्ट्रेंज है। क्या स्ट्रेंज है इस अर्थक्वेक में? अ लॉन्ग स्लो स्पॉन्जी मोशन। स्पॉन्जी मतलब आप जैसे कुछ स्पॉन्जी गद्दे पे उछल रहे हो तो कैसा मोशन होता है, उस तरीके का मोशन था। लंबा अर्थक्वेक आया था और स्लो था अर्थक्वेक। अर्थक्वेक बहुत फास्ट होता है, आया खत्म हो गया। ऐसा लॉन्ग स्लो, जैसे कि कोई वेव आ रही है अर्थक्वेक जमीन पे, इस टाइप का अर्थक्वेक जनरली आता नहीं है। Probably it was but the after tremor of some immense seismic action very far away. Now ये author सोच रहा है कि मे बी कुछ सीज्मिक एक्टिविटी हुई है। सीज्मिक मतलब कुछ वेव्स जो अर्थ के अंदर में बहते हैं, उसको हम सीज्मिक वेव्स बोलते हैं। तो कहीं बहुत दूर कुछ तो अलग सीज्मिक एक्शन हुआ है, सीज्मिक वेव आई है, उसका इफेक्ट यहाँ पे पड़ा। The house crackled and rocked gently. Rock मतलब हिलना, gently several times. Then all became still again. एक बार का हाउस क्रैकल हुआ, थोड़ा हिला, and then everything was settled, जैसे कि earthquake चला गया। As the cracking ceased, मतलब खत्म हुआ, Hamaguchi's keen old eyes were anxiously turned toward the village. जब ये quaking खत्म हुई, earthquake खत्म हुआ, Hamaguchi's keen old eyes, keen मतलब बहुत ज्यादा डीपली किसी चीज को समझते हैं तो वो कीन बोलते हैं। एक्सपीरियंस भी आप बोल सकते हो कि अ पर्सन वेरी एक्सपीरियंस्ड ओल्ड आइज, वो अब वापस विलेज की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, विलेज मतलब प्लेट्यू से नीचे की तरफ वो देख रहा है, समुद्र भी दिख रहा है उसको, और उसको घर भी दिख रहे हैं, विलेज भी दिख रहा है। इट ऑफन हैपेंस दैट द अटेंशन ऑफ अ पर्सन गेजिंग फिक्सडली एट अ पर्टिकुलर स्पॉट और ऑब्जेक्ट इज सडनली डाइवर्टेड by the sense of something not knowingly seen at all, by a mere vague feeling of the unfamiliar in that dim outer circle of unconscious perception which lies beyond the field of clear vision. तो ऑथर बोलते हैं कि ऐसा कई बार होता है कि एक आदमी किसी एक चीज को पर्टिकुलरली देख रहा है, फिक्सेडली, एक मतलब एक जगह पे हमारा ध्यान है, हम सिर्फ एक ही जगह देखे जा रहे हैं, और सडनली कुछ ऐसा होता है, या हमको ऐसी एक सेंस होती है, सिक्स सेंस, कि हम दूसरी तरफ देखते हैं, कुछ और नज़ारे को देखने लग जाते हैं। हमको ऐसा फील होता है अंदर कि कुछ वेग फीलिंग होती है, मतलब कुछ अजीब सी फीलिंग होती है, कुछ तो अलग होने वाला है, कुछ ऐसा जो हमको अभी दिख नहीं रहा पर कुछ होने वाला है। वो एक फीलिंग जो है वो उसके इंस्टिंक्ट में हो रहा था। Thus it chanced that Hamaguchi became aware of something unusual in the offing. वैसा ही उसको कुछ फील हुआ कि कुछ तो अलग होने वाला है, कुछ सी में कुछ अलग हो रहा है। ऑफिंग मतलब कुछ सी में कुछ अलग हो रहा है। वो खड़ा हुआ, he rose to his feet and looked at the sea. वो समुद्र को देख रहा है, उसको कुछ अलग लग रहा है, कुछ फीलिंग, समुद्र जो है वो नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहा है। वो तो डेली देखता है तो उसको फील हो रहा है कुछ अलग बिहेव कर रहा है, सी कुछ अलग लग रहा है। क्या हो रहा है सी में अलग? इट हैड डार्कन्ड क्वाइट सडनली, सडनली सी जो है वो एकदम डार्क उसको लगने लग गया। एंड इट वॉज एक्टिंग स्ट्रेंजली, इट सीम टू बी मूविंग अगेंस्ट द विंड, इट वॉज रनिंग अवे फ्रॉम द लैंड। जब भी कभी सुनामी आने वाली होती है तो ये सी का नॉर्मल बिहेवियर है कि वो सी जो है वो लैंड से पीछे की तरफ जाता है। नहीं तो हम समुद्र में हमेशा देखते हैं, जो हम बीच पे खड़े होते हैं तो लहरें हमारी तरफ आ रही होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या देख रहा है वो कि ये लहरें पीछे की तरफ जा रही है, समुद्र पूरा लैंड को खाली करते हुए जा रहा है, और बहुत सारा लैंड जो हमेशा समुद्र से ढका हुआ रहता है वो लैंड सडनली दिखने लग जाएगा।
ओके तो इतना पीछे चला गया, तो ये कोई स्ट्रेंज लग रहा था उसको, इतना पीछे कभी नहीं गया आज तक, सी इतना पीछे क्यों जा रहा है, कि रनिंग अवे फ्रॉम द लैंड विद इन अ वेरी लिटिल टाइम, और ये सब बहुत छोटे से समय में हो रहा है। द होल विलेज हैड नोटिस द फिनोमिना, और सारे विलेज ने ही ये देख लिया, विलेजर्स तो नीचे थे, फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे, उन लोगों ने भी देखा ये क्या हो रहा है, सडनली सारा समुद्र पीछे जा रहा है और हमको एकदम खाली लैंड लैंड दिखते जा रहा है। अपेरेंटली नो वन हैड फेल्ट द प्रीवियस मोशन ऑफ द ग्राउंड, बट ऑल वर एविडेंटली एस्टाउंडेड बाय द मूवमेंट ऑफ द वाटर। ग्राउंड में जो एक्टिविटी हो रही है उस पर उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, उन्होंने ये सी के मूवमेंट में दे वर एस्टाउंडेड, दे वर सरप्राइज्ड, एकदम शॉक थे कि ये क्या हो रहा है। They were running to the beach and even beyond the beach to watch it. बीच में जा रहे हैं, भाग करके देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, समुद्र पीछे जा रहा है, और कुछ जो ज्यादा ही क्यूरियस थे वो इवन बियॉन्ड द बीच, बियॉन्ड द बीच मतलब अभी वो सी ने इतनी जगह छोड़ दी लैंड की, कि वो जो लैंड जो इतने टाइम तक समुद्र से ढका हुआ था, वो जब लैंड दिखने लग गया तो कुछ लोग क्यूरियोसिटी की वजह से उस लैंड में जाने लगे, यानी और आगे जाने लगे बीच के साइड से, कि ये समुद्र कितना पीछे जा रहा है देखने के लिए। नो सच ebb had been witnessed on that coast within the memory of a living man. ebb मतलब पानी का नीचे आना या पीछे जाना, ये आज तक उस पर्टिकुलर कोस्ट में किसी ने भी नहीं देखा था, ठीक है, किसी ने भी नहीं देखा था। थिंग्स नेवर सीन बिफोर वर मेकिंग एपरेशन, अब कुछ जो कभी नहीं दिखे, समुद्र के अंदर नीचे बेड पे क्या है वो हमको कहाँ से दिखेगा, पानी से ढका हुआ रहता है, तो ऐसी चीजें जो आज तक कभी नहीं दिखी थी सडनली वो सारी चीजें दिख रही, समुद्र पीछे चला गया तो उसके नीचे के क्या क्या चीजें थी वो सारी दिख रही। अनफैमिलियर स्पेसेस ऑफ रिब्ड सैंड एंड रीचेस ऑफ वीड हंग रॉक वर लेफ्ट बेयर इवन एज हामागुची गेज, जब हामागुची भी देख रहा था उसने देखा कि वो नीचे का जो सैंड है, रिब्ड सैंड, ठीक है, और वो वीड जो थोड़े थोड़े ग्रीन प्लांट जो हमेशा अंदर पानी से ढके हुए रहते, वो सारे दिखने लग गए। And none of the people below appeared to guess what that monstrous ebb signified. Monstrous wave होती है तो समझ में आता है कि वो monstrous है, बहुत ऊंची है, अभी सबको ढक देगी, लेकिन ebb भी monstrous हो सकता है, यानी कोई चीज बहुत नीचे जा रहा है वो कैसे monstrous हो सकता है, तो that is a very good usage of this word. ebb को monstrous बोला है, ठीक है, oxymoron जैसा हो गया ये। oxymoron क्या हो गया, oxymoron means something contradictory को जब मिलाया जाए, जैसे एब मॉन्स्ट्रस हो गया, ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है, सो मॉन्स्ट्रस एब सिग्निफाइड, बिकॉज नाउ ऑथर नोज कि मॉन्स्ट्रस क्यों था, बिकॉज ये एब सिग्निफाई कर रहा था कि अभी पीछे जा रहा है समुद्र, अभी जोर से ऊंचा ऊपर भी उठेगा, बट पीपल डिड नॉट नो, किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था, दे वर जस्ट लुकिंग एट दिस अमेजिंगली बिकॉज दे हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ अ सीन बिफोर। Hamaguchi Guhei himself had never seen such a thing before. So जो उसकी कीन ओल्ड आइज थी, वो सब लोगों से ज़्यादा एक्सपीरियंस था, उसको ये तो समझ में आ गया समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन, कुछ तो अलग होने वाला है, बट ही इन हिज लाइफ टाइम ऑल्सो हैज़ नेवर सीन सच अ काइंड ऑफ अ बिहेवियर ऑफ सी, ठीक है, तो उसके लिए भी ये सब कुछ पहली बार था। बट ही रिमेंबर्ड थिंग्स टोल्ड टू हिम इन हिज चाइल्डहुड बाय हिज फादर्स फादर, मतलब उसके ग्रैंडफादर ने उसको बहुत सारी चीज़ें कभी बचपन में बोली थी, वो उसको याद था। एंड ही न्यू ऑल द ट्रेडिशंस ऑफ द कोस्ट, उसके ग्रैंडफादर ने कभी बहुत अच्छे से समझाया था कि समुद्र ऐसे पीछे जाए तो इसका ये बिहेवियर का मतलब क्या होता है। He understood what the sea was going to do. उसको उसी टाइम समझ में आ गया that ये सी क्या करने वाला है, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर से कभी उसने बचपन में ये समझा था कि समुद्र ऐसे पीछे की तरफ जाए, डेंजरसली पीछे जाए, मॉन्स्ट्रस एब, तो फिर ये बहुत ऊंची लहर के साथ आएगा, इतनी ऊंची कि पूरे विलेज प्रोविंस को खत्म करने की इसमें कैपेसिटी होगी, वो उसको याद था, ठीक है। Perhaps he thought of the time needed to send a message to the people or to get the priests of the Buddhist temple on the hill to sound their big bell. उसको उस टाइम में ये समझ में आ गया ये एकदम अर्जेंट टाइम हो गया, तुरंत विलेजर्स को मुझे मैसेज सेंड करना पड़ेगा कि आप फटाफट सेफ्टी के लिए कोई सेफ जगह पे पहुंचो, या फिर मुझे जो प्रीस्ट है, बुद्धिस्ट टेम्पल जो है हिल में है, ठीक है, शिंटो, वो टेम्पल जो है उसके हिल पे जो टेम्पल है उसका बेल बजाए, बुद्धिस्ट टेम्पल, बेल बजने से एक लोगों को आइडिया हो जाएगा बेल बज रही है, दैट मीन्स सम काइंड ऑफ अ डेंजर इज देयर, सम इमरजेंसी इज देयर, और सब भागेंगे हिल की तरफ, टेम्पल की तरफ। बट इट वुड टेक वेरी मच लॉन्गर टू टेल
टेल व्हाट ही माइट हैव थॉट, देन इट टुक हिम टू थिंक। नाउ उसने तुरंत देखा कितना जल्दी सब कुछ चेंज हो रहा था। सी हैज डार्कन, पीछे जा रहा है सी, लोगों को भी पता चल गया, लोग भी उधर चले गए। दैट मीन्स दे डू नॉट हैव मच टाइम, किसी भी टाइम सी पीछे की तरफ से वापस आगे की तरफ उछल के आ सकता है। एंड हामागुची गुहे न्यू दिस, बाकी सारे विलेजर्स को ये मालूम नहीं था। सो उसको पता था कि अभी विलेजर्स को, सारे विलेजर्स को बुलाना या फिर टेम्पल में ये बताना, फिर जा करके वो बूढ़ा आदमी वो जाके बताए, फिर वो टेम्पल वाला जो प्रीस्ट है वो घंटी बजाए, बहुत टाइम लगेगा। He simply called to his grandson. Now here we can see the presence of mind, his presence of mind, कि उसने कितना and quick decision, कितना जल्दी decide किया कि अच्छा ये नहीं हो सकता, अच्छा presence of mind कि मैं ये करता हूँ। Such an intelligent person he was and he had that kind of a presence of mind. वो अपने ग्रैंडसन को क्या बोलता है? He simply called to his grandson, टाडा, क्विक, वेरी क्विक, लाइट मी अ टॉर्च। लाइट मी अ टॉर्च, एक वो पाइन ऐसे टॉर्चेस होते हैं, मतलब वो जो लकड़ी की मशाल होती है, वो जलाने के लिए उसको बोला कि तुरंत मुझे मशाल जला के दो। उसको क्यों बोल रहा है? बिकॉज ऑब्वियसली वो यंग बॉय है 10 ईयर्स का, वो फास्ट फास्ट भाग भाग के काम कर देगा, और ये बूढ़ा है हामागुची, ये इतना जल्दी काम नहीं कर पाएगा। सो टाडा को बोलता है, टाडा मीन्स हिज ग्रैंडसन, कि क्विक, वेरी क्विक, लाइट मी अ टॉर्च, फटाफट टॉर्च, मुझे मशाल जला के दो। तैमत्सु और पाइन टॉर्चेस, पाइन टॉर्च को जापानीज लैंग्वेज में बोलते हैं तैमात्सु। तैमात्सु और पाइन टॉर्चेस आर केप्ट इन मेनी कोस्ट ड्वेलिंग्स फॉर यूज ऑन स्टॉर्मी नाइट्स एंड ऑल्सो फॉर यूज एट सर्टेन शिंटो फेस्टिवल। बहुत बार टेम्पल के कुछ फेस्टिवल्स होते हैं या फिर फॉर स्टॉर्मी नाइट्स, जनरली एवरीबडी कीप्स दैट इन देयर होम्स। सो ये बहुत कॉमन चीज है। सो जैसे हमारे पास इमरजेंसी लाइट होती है कि लाइट चली गई तो जला दिया, तो दे हैव पाइन टॉर्चेस, जला दिया और एक बार का अंधेरा में उनका काम हो जाता है। चाइल्ड किंडल्ड द टॉर्च एट वंस, फटाफट जो चाइल्ड जो था, ग्रैंडसन था, उसने अपने दादा का कहना माना। एंड द ओल्ड मैन हरीड विथ इट टू द फील्ड्स, वो अपने राइस फील्ड्स की तरफ भाग के जाता है। वेयर हंड्रेड्स ऑफ राइस स्टैक्स, मतलब बोरे, पाइल्स के ऊपर पूरे पाइल्स राइस के थे, रिप्रेजेंटिंग मोस्ट ऑफ हिज इन्वेस्टेड कैपिटल, स्टूड अवेटिंग ट्रांसपोर्टेशन। पूरी तरीके से कल्टिवेटेड हार्वेस्टेड क्रॉप्स बांध के रखे गए थे। दे वर जस्ट रेडी टू बी ट्रांसपोर्टेड, बस उसको बाजार में, मार्केट में भेजना बचा था। सो उसका सारा कैपिटल, उसकी कैपिटल मीन्स उसका सारा मनी जो उसने इन्वेस्ट किया था, वो सारा उसके सामने है, और उसके हाथ में क्या है? पाइन टॉर्च। व्हाट एन ओवरवेलमिंग सिचुएशन इट इज। ठीक है, आप अगर इसको महसूस कर सकते हो तो। अप्रोचिंग those nearest to the verge of the slope, he began to apply the torch to them, hurrying from one to another as quickly as his aged limbs could carry him. अब उसने क्या किया? जो राइस टैक्स उसके प्लेट्यू के बिल्कुल किनारे किनारे पे रखे हुए थे, जिसको जलने से, आग से प्लेट्यू के नीचे खड़े हुए लोगों को वो आग दिख सके, तो प्लेट्यू के खाली किनारे किनारे वाले राइस टैक्स पे उसने फटाफट भाग भाग करके, जितना ज्यादा वो भाग सकता था अपने एज के कारण, उसने भाग भाग के सब में आग लगानी चालू करी। द सन ड्राइड स्टॉक्स caught like tinder, the strengthening sea breeze blew the blaze landward, and presently, rank behind rank, the stacks burst into flame, sending skyward columns of smoke that met and mingled into one enormous cloudy world. यहाँ पे पूरा जो है डिस्क्रिप्शन दिया है, हाउ द राइस टैक्स caught fire, how the fire was risen by the winds blowing there, and then how that smoke arose from the fire and people could see it. So वो सारा बताया। सन ड्राइड थे, एकदम सूखे थे, इसलिए फटाफट आग पकड़ ली। एंड रैंक बिहाइंड रैंक, एक के नीचे एक, एक के पीछे एक, सारे राइस में आग लग गई। इतना ज्यादा फ्लेम, फिर हवा चल रही है उसके कारण वो फ्लेम नीचे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, जहां हवा चलेगी उस टाइम उस तरफ फ्लेम जाता रहेगा। एंड स्मोक, इतना क्लाउड जैसा स्मोक आ रहा है। टाडा, दैट मीन्स उसका ग्रैंडसन, एस्टोनिश्ड एंड टेरिफाइड, वो सरप्राइज्ड है, शॉक्ड है एंड टेरिफाइड, डर भी गया कि मेरे ग्रैंडफादर को हो क्या गया है, ये अपनी सारी मेहनत पे ऐसे क्यों आग लगा रहे। रैन आफ्टर हिज ग्रैंडफादर, वो पीछे पीछे भाग रहा है ग्रैंडफादर के, क्राइंग, ओजिसन वाई, ओजिसन वाई वाई, मतलब ओजिसन मीन्स ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर वाई, वाई आर यू डूइंग दिस, क्यों सारे सबको आग लगा रहे हो, क्यों कर रहे हो। वो 10 साल का बच्चा है, उसको समझ में नहीं आया ये चीज
कि वो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको ये भी नहीं पता कि वेव्स पीछे से गई है और कुछ आने वाला है, उसको कुछ नहीं पता। सडनली ग्रैंडफादर बैठे बैठे अचानक से खड़ा हुआ, टॉर्च जलाया और सब राइस को आग लगाने लग जाएगा। बट हामागुची डिड नॉट आंसर। हामागुची को अभी फटाफट आग लगानी है। ही हैड नो टाइम टू एक्सप्लेन। ही वॉज थिंकिंग ओनली ऑफ द 400 lives in peril. Peril means danger. 400 lives of those villagers are in danger. उसको सबकी जान बचानी है, एक भी बचना नहीं चाहिए, सबको वो सेफ प्लेस पे लाना चाहता है। फॉर अ वाइल द चाइल्ड स्टेयर्ड वाइल्डली एट द ब्लेजिंग राइस। वो राइस, ब्लेजिंग राइस मीन राइस जिसमें आग लग चुकी। सो वो सबको एकदम वाइल्डली, एकदम पागल होकर के देख रहा है। देन बर्स्ट इनटू टीयर, फिर रोने लगी। एंड रैन बैक टू द हाउस फीलिंग श्योर दैट हिज ग्रैंडफादर हैड गॉन मैड। कोई भी बच्चा देखेगा तो यही सोचेगा कि पागल हो गया क्या, ये अचानक से उठ के क्या करने लग गया, क्यों सब में आग लगा रहा है। बिकॉज जस्ट अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दैट चाइल्ड, जिसको कुछ नहीं पता सी कैसे बिहेव कर रहा है, जिसको कुछ नहीं पता कि ऐसा कुछ आने वाला है, कोई डेंजर आने वाला है, वो मस्त बैठा हुआ है। एंड सडनली उसका ग्रैंडफादर उठता है, उसको बोलता है मशाल जलाओ और फील्ड में जाकर के सब में आग लगाने लग जाए, तो ऑब्वियसली ही वुड थिंक दैट his grandfather had gone mad. हामागुची went on firing stack after stack. इतने stacks हैं राइस के कि वो अभी तक सब में आग लगाए जा रहा है। टिल ही हैड रीच द लिमिट ऑफ हिज फील्ड, मतलब सब में आग लगा दिया, एक किनारे से दूसरे किनारे तक, एवरीथिंग। देन ही थ्रू डाउन हिज टॉर्च एंड वेटेड। अब उसने टॉर्च को फेंक दिया एंड नाउ ही इज वेटिंग। वेटिंग फॉर व्हाट? वेटिंग फॉर द विलेजर्स टू नोटिस दिस। और फिर विलेजर्स का वेट करा कि अब तो आएंगे भाग करके। द एकोलाइट ऑफ द हिल टेम्पल। एकोलाइट इज एन असिस्टेंट ऑफ द हेड प्रीस्ट। तो जो हेड प्रीस्ट था उसका जो असिस्टेंट था एकोलाइट हिल टेम्पल का, ही ऑब्जर्व द ब्लेज, सेट द बिग बेल बूमिंग। वो फटाफट बेल बजाने लग गया, कुछ तो हुआ। वो क्यों बजाने लग गया? ये देख करके कि आग लग गई, हामागुची गोहे के घर में आग लग गई, उसके फील्ड में आग लग गई, ये भी एक डेंजरस सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है। दैट इज वाई इज रिंगिंग द बेल। इसलिए नहीं कि कुछ गलत होने वाला है, उसको आग देख करके वो लगा रहा है कि आग लग गई, आग लग गई। एंड द पीपल रिस्पॉन्डेड टू द डबल अपील। तो ये डबल अपील क्यों है? दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टर्म, डबल अपील। एक अपील है हामागुची गोहेई की तरफ से, बिकॉज ही हैज सेट द फील्ड ऑन फायर, सेट द राइस क्रॉप्स ऑन फायर। तो एक तो फायर, दिस इज वन अपील, एंड सेकेंड अपील फायर एंड स्मोक, ऑल दोज थिंग्स, दैट इज वन अपील। एंड अदर अपील इज द रिंगिंग ऑफ द टेम्पल बेल, इसीलिए डबल अपील। सो ऑब्वियसली पीपल रेस्पॉन्डेड, उन लोगों को दो अपील दिख गया। हामागुची वॉच देम हरिंग in from the sands and over the beach and up from the village like a swarming of ants, and to his anxious eyes scarcely faster, for the moments seemed terribly long to him. वो अब देख रहा है लोग ऐसे आ रहे हैं झुंड के झुंड, स्वार्म ऑफ बीज होता है ना, मतलब बीज का पूरा झुंड, वैसे ही लोगों का झुंड, पीपल आ रहे हैं, फटाफट ऊपर आ रहे हैं, भाग रहे हैं। और हामागुची गोहे को स्टिल लग रहा है कि लोग इतना धीरे क्यों आ रहे हैं, बिकॉज ही वॉन्ट्स देम टू कम एज फास्ट एज दे कैन। The sun was going down, शाम हो रही है। The wrinkled bed of the bay and a vast, sallow, speckled expanse beyond it lay naked to the last orange glow, and still the sea was fleeing toward the horizon. Horizon जो होता है वो एक ऐसी लाइन होती है जहाँ पे स्काई और सी, हमको ऐसा फील होता है कि इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। हम जब एक समुद्र को देखते हैं तो हमको उसकी एंडिंग नहीं दिखती है, मतलब उसका बैंक नहीं दिखता। जैसे हम एक रिवर को देख रहे हैं तो हम एक बैंक पे खड़े, हमको दूसरा बैंक, दूसरा किनारा दिख रहा है, सी का नहीं दिखता। हमको ऐसा लगता है दूर वहां पे वो स्काई से मिल रहा है। दैट पर्टिकुलर लाइन इज कॉल्ड होराइजन। तो उसने देखा कि सन नीचे जा रहा है, शाम हो रही है, जो समुद्र है वो स्टिल पीछे की तरफ जाते जा रहा है। वो कहाँ तक चला गया? अपने होराइजन तक, यानी कि जहां तक हमको दिख रहा है अब हमको लैंड ही लैंड दिख रहा है, समुद्र दिख ही नहीं रहा, इतने किनारे तक पहुंच चुका है। ठीक है, वो देख रहा है एकदम लास्ट ऑरेंज ग्लो, मतलब बस अब समुद्र, अब कभी भी सन जो है वो डूब सकता। रियली हाउएवर हामागुची डिड नॉट हैव वेरी लॉन्ग टू वेट बिफोर द फर्स्ट पार्टी ऑफ सकर अराइव्ड। सकर मीन्स हेल्प।
और सपोर्ट असिस्टेंस. सो फर्स्ट पार्टी ऑफ सकर अराइव मतलब कुछ लोग आ गए. और वाई डज द ऑथर कॉल हिम सकर? क्योंकि क्या थे? अ स्कोर ऑफ अजाइल यंग पीजेंट्स. सारे यंग थे. यंग पर्सन आएंगे तो वी कैन फील ना कि ये सपोर्ट करेंगे. एजेड आ जाएंगे तो ऐसे ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो खुद ही नहीं चल पा रहे, उनको खुद को सपोर्ट की जरूरत है. एंड दे आर अजाइल. अजाइल मीन्स वेरी एक्टिव, वेरी फास्ट. यंग पीजेंट्स है इसीलिए वो फटाफट भाग करके प्लेट्यू पे चढ़ करके ऊपर आ गए. who wanted to attack the fire at once. वो इतना फास्ट क्यों है? देवर अजाइल क्योंकि उन लोग को लग रहा था आग लग गई हामागुची गोई के राइस क्रॉप्स में, हम जाके फटाफट आग बुझाते हैं. तो इसीलिए वो फास्ट भाग के आए. बट द चोजा दैट इज हामागुची गोई होल्डिंग आउट बोथ आर्म्स स्टॉप देम. वो हाथ दोनों ऊपर उठा करके बोला कि रुक जाओ, आग को मत बुझाओ. लेट इट बर्न लैड्स ही कमांडेड. वो क्या कमांड कर रहा है? ऑर्डर दे रहा है, जोर से बोल रहा है लेट इट बर्न लैड्स. मतलब लैड्स मीन्स लड़कों को बोल रहा है, लड़कों उसको जलने दो, राइस क्रॉप्स को जलने दो. लेट इट बी. आई वॉन्ट द होल म्यूरा हियर. म्यूरा मीन्स पूरा विलेज मुझे यहाँ चाहिए, सारे विलेजर्स को यहाँ आने दो. देयर इज अ ग्रेट डेंजर ताहियंदा. ताहियंदा दैट मीन्स इट्स सीरियस, इट्स वेरी सीरियस सिचुएशन. द होल विलेज वॉज कमिंग. और पीछे पीछे लोग तो आ ही रहे थे. होल विलेज वॉज कमिंग एंड हामागुची काउंटेड. वो काउंट कर रहा है कि 400 पीपल होने चाहिए ना. सो ही इज काउंटिंग. ऑल द यंग मैन एंड बॉयज वर सून ऑन द स्पॉट. क्योंकि वो ऑब्वियसली दे आर वेरी अजाइल, दे आर वेरी फास्ट. सो वो पहले पहुंच गए यंग मैन एंड बॉयज. एंड नॉट अ फ्यू ऑफ द मोर एक्टिव विमेन एंड गर्ल्स. विमेन एंड गर्ल्स जो भी एक्टिव थी दे ऑल्सो रीच. They then came most of the older folk and mothers with babies at their backs and even children. वो हम देख के ही समझ सकते हैं कि they will obviously be a bit slower than the rest of them. ओल्डर होंगे तो धीरे चलेंगे. मदर्स बेबीज को लेकर के चल रही है तो वो थोड़ा धीरे चलेंगे. चिल्ड्रन के छोटे छोटे कदम होते हैं वो धीरे चलेंगे. तो वो फिर भी देख रहा है सब धीरे धीरे चढ़ के आ रहे हैं. फॉर चिल्ड्रन कुड हेल्प टू पास वाटर एंड द एल्डर्स too feeble to keep up with the first rush could be seen well on their way up to the steep ascent. So वो देखता है कि देखो बच्चे भी कुछ तो हेल्प कर सकते हैं, पास पानी वानी को पास करने के हिसाब से चिल्ड्रन आ सकते हैं, इसीलिए वो बच्चों को लेकर के आ रहे हैं. ठीक है, क्योंकि उसने कोई अनाउंस तो किया नहीं कि सब के सब ऊपर आ जाओ. फिर भी सब ऊपर क्यों आ रहे हैं उसको यहाँ क्लियर कह रहा है. देखो बेबीज को तो मदर छोड़ नहीं सकती, ऑब्वियसली मदर्स विल कैरी द बेबीज ऑन देयर बैक. चिल्ड्रन क्यों आ रहे हैं? बिकॉज चिल्ड्रन पानी को पास करने में तो हेल्प कर सकते हैं. दैट इज वाई ऑल आर कमिंग. तो एल्डर्स भी आ रहे हैं इवन दो दे आर टू फीबल टू कीप अप विद द फर्स्ट रश. मतलब कि वो जो बहुत इतने वीक हैं कि वो फर्स्ट जो यंग पीपल है उनके साथ तो भाग के नहीं आ सकते, बट स्टिल दे आर कमिंग. ओके, क्योंकि कुछ भी हेल्प कर सकते हैं. द ग्रोइंग मल्टीट्यूड. मल्टीट्यूड इज मल्टीपल पीपल. तो धीरे धीरे वो मल्टीट्यूड, मास ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल बढ़ते जा रहा है. स्टिल नोइंग नथिंग. दे डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट. दे ओनली नो कि हामागुची गुहेई के राइस फील्ड में आग लग गई है एंड ये डेंजरस सिचुएशन है. दे डोंट नो एनीथिंग. Looked alternately in sorrowful wonder at the flaming fields and at the impassive face of their choja, and the sun went down. They are looking alternately, मतलब एक बार इधर एक बार उधर एक बार. और that is why in sorrowful wonder. sorrowful wonder दुख में भी और आश्चर्य में भी. दुख हो रहा है जब वो फील्ड की तरफ देखते हैं कि सारा क्रॉप जल गया, सब कुछ खत्म हो गया, हामागुची गुहेई का. वंडरिंग, दे आर वंडरिंग, वो वंडर में देखते हैं जब वो हामागुची गुहेई का चेहरा देखते हैं, बिकॉज ही हैज इम्पैसिव फेस. उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है दुख का. तो दे आर वंडरिंग, दे आर शॉक्ड कि ये चूजा को क्या हो गया है, ये इसके सारा कुछ खत्म हो गया, बट ही वाई इज ही नॉट रिएक्टिंग टू इट. तो दे आर इन सॉरोफुल वंडर. और बिकॉज उन लोग ऐसे ऑलरेडी आश्चर्य में है और शायद उनके मन में भी यही हो रहा होगा. जो ग्रैंड सन जो होता है वो चिल्ला के बोल ही देता है, दैट इज टाडा. क्या बोलता है वो? ग्रैंडफादर इज मैड, आई एम अफ्रेड ऑफ हिम, सॉब टाडा इन आंसर टू अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस. ही इज मैड, ही सेट फायर टू द राइस ऑन पर्पस, आई सॉ हिम डू इट. तो वो बच्चा बेचारा 10 साल का, वो तो ऐसे ही सोच रहा है मेरा ग्रैंडफादर पागल हो गया, तो कब से सोच रहा है. तो अब वो इतने सारे लोग उससे पूछ रहे हैं तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मेरा ग्रैंडफादर पागल हो गया, ही इज मैड. मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, वो सारे फायर लगा दिया, मतलब अपने राइस के पूरे फील्ड को, अपने राइस के पूरे क्रॉप्स में पागलों की तरह आग लगा रहा था. आई सॉ हिम, वो पागल हो गया है, वो पागल हो गया है. As for the rice, cried Hamaguchi. अब Hamaguchi आंसर कर रहा है. He is saying, as for the rice, the child tells the truth. I set fire to the rice.
आर ऑल द पीपल हियर? वो बोलता है यस। जहां तक राइस का सवाल है, द चाइल्ड दैट मीन माई ग्रैंड सन इज सेइंग इट करेक्टली, मैंने आग लगाई है राइस को। अब सब और आश्चर्य से देख रहे हैं, पर उसको उससे कोई मतलब नहीं है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, हामागुची सारे लोग आ गए क्या? आर ऑल द पीपल हियर? The Kumicho and the heads of families looked about them and down the hill and made reply, all are here or very soon will be. We cannot understand this thing. Kumicho means group leaders जो हैं, और जो भी families के heads थे, father या grandfather या grandmother जो भी, तो वो heads of families वो सबको देखते हैं अपने, they looked about them, सब अपने बच्चों को देखा, अपने घर वालों को देखा, फिर नीचे की तरफ देखा हिल में, and then they said कि सभी मैक्सिमम आ गए हैं, कुछ आ रहे हैं, आने वाले होंगे, बट हमको समझ में नहीं आ रहा, वी कैनॉट अंडरस्टैंड अ थिंग, हम कुछ नहीं समझ में आ रही, ये हो क्या रहा है? कीटा shouted the old man at the top of his voice. Kita, pointing to the open, say now if I be mad. Kita means north, मतलब north की तरफ देखो और अब देख के बताओ, अब भी लग रहा है कि मैं पागल हूं? से नाउ इफ आई बी मैड, अब भी लग रहा है मैं पागल हूं? जोर से चिल्लाए कीटा, मतलब नॉर्थ साइड से सी अब वापस लौट रहा है। वो उसने देख लिया, क्योंकि वो समुद्र की तरफ देख रहा है एंड बाकी सब उसकी तरफ देख रहे हैं, तो कोई पीछे तो देख नहीं रहा है। अब ये देखता है और चिल्लाता है नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की तरफ देखो और फिर देख के बताओ क्या मैं पागल हूं? Through the twilight eastward all looked and saw at the edge of the dusky horizon a long, lean, dim line like the shadowing of a coast where no coast ever was. Where no coast ever was कि जहां कोस्ट था ही नहीं, क्योंकि वो तो बहुत पीछे था। पूरी लाइन, एक लाइन थी खाली, a line that thickened as they gazed, that broadened as a coastline broadens to the eyes of one approaching it, yet incomparably more quickly. उन्होंने क्या देखा कि सडनली उस साइड से जो जगह बिल्कुल खाली हो गई थी, सिर्फ जमीन ही जमीन दिख रहा था, एक पतली सी लाइन कहीं दिख रही थी कि शायद सी का जो जो लाइन है वो वहां तक पहुंच चुका है। सडनली वो लाइन थोड़ा थोड़ा डार्क ब्रॉडन होते जा रहा है, यानी उन लोग को बहुत दूर से दिख रहा है कि अब सी वापस ब्रॉडन होकर के आ रहा है और बहुत फास्ट आ रहा है, कैन कंपेरेबली मोर क्विकली। दैट मीन्स कंपेयर ही नहीं हम कर सकते, इतना फास्ट आ रहा है। For that long darkness was the returning sea. अब वो ऑथर बता रहा है कि ये जो लॉन्ग डार्कनेस था, यानी लंबी डार्क लाइन जो थी, जो आ रही थी पास में, ब्रॉडन होती जा रही थी, एक्चुअली व्हाट वाज इट? इट वाज द रिटर्निंग सी, द सी विच हैज गॉन till the horizon line. Now it was returning, towering like a cliff and coursing more swiftly than the kite flies. Kite is the bird, remember, kite is the bird. काइट से भी ज्यादा फास्ट और क्लिफ से भी ज्यादा ऊंची, मतलब माउंटेन जितनी ऊंची लहरें, और इतना फास्ट जितना काइट भी नहीं फ्लाई करता। काइट मतलब जो बर्ड, काइट बर्ड बहुत तेजी से फ्लाई करती है, बहुत ऊंचाई पे फ्लाई करती है, तो ये जो लहर है ये उससे भी ज्यादा ऊंचाई और तेजी से लहर जो है वो आगे की तरफ आ रही थी। रिमेंबर, काइट मतलब पतंग नहीं, काइट तो फ्लाई क्या करता है, वो तो बहुत धीरे फ्लाई करता है, काइट द बर्ड उससे भी तेज। Tsunami, shrieked the people, and then all shrieks and all sounds and all power to hear sounds were annihilated by a nameless shock heavier than any thunder, as the colossal swell smote the shore with a weight that sent a shudder through the hills, and with a foam burst like a blaze of स्ट्रीट लाइटनिंग। अब थोड़ा धीरे धीरे समझते हैं, बोल तो दिया मैंने पूरा पैराग्राफ। सुनामी, लोगों ने चिल्लाया जोर से, और फिर सब तरफ से चीख चीख आ रही है, इतनी तेज आवाज में सब लोग चिल्ला रहे हैं, बट उस आवाज से भी ज्यादा तेज आवाज उस सुनामी, उस लहर की थी। दे वर ऑल एनिहिलेटेड बाय द नेमलेस शॉक। उस नेमलेस शॉक मतलब वो बोल भी नहीं सकते वो क्या शॉक था, क्या आवाज थी, बट उससे सबकी आवाज दब गई, बिकॉज उससे भी ज्यादा तेज हेवियर आवाज, कोई थंडर, कोई बादल के गड़गड़ाहट से भी ज्यादा तेज आवाज। एज द कॉलोसल स्वेल स्मोट द शोर, वो स्वेल मतलब ऊंची लहर, कॉलोसल मतलब जो खत्म कर देगी, वो शोर पे आई इतना तेजी से कि लोगों पे शडरिंग, मतलब इतनी तेजी से वो टकराई, दैट हिल तक शडर गए। हिल शडर, शडर मतलब शडर मतलब दे ट्रेम्बल्ड। माउंटेन मतलब वो जो प्लेट्यू वाला पोर्शन था वो भी हिल गया, वो भी शेक हो गया। लोगों के जैसे अर्थक्वेक में घर हिलते हैं, लोग हिलते हैं, जमीन हिलती है, वैसे वो हिल भी
पूरी तरीके से ट्रेम्बल हुआ। एंड विद अ फोम बर्स्ट लाइक अ ब्लेज ऑफ स्ट्रीट लाइटनिंग, फोम बर्स्ट क्योंकि वो जो झाग था ना वो लहर का, अब सोचो नॉर्मल लहर में इतना झाग होता है तो ये तो और तेज झाग था, फोम था, वो भी पूरी तरफ फैल गया। एंड फॉर एन इंस्टेंट, एक सेकंड के लिए, नथिंग वॉज विजिबल, एक टाइम तो कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ पानी पानी, नथिंग वॉज विजिबल बट अ स्टॉर्म ऑफ स्प्रे रशिंग अप द स्लोप लाइक अ क्लाउड। ऐसा लग रहा था कि वो जो पानी की जो स्टॉर्म है, पानी का तूफान है, वो जैसे तो ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ऑब्वियसली वो प्लेटी तक ऊपर तो चढ़ेगा नहीं पानी, पर वो ये तो क्लियर है कि वो जो 90 विलेजर्स का जो घर था वो तो पूरी तरीके से डूब गया होगा, क्योंकि अगर पानी ऊपर की तरफ प्लेट्यू की तरफ चढ़ रहा है तो ऑब्वियस है नीचे के घर तो सब खत्म हो गए। एंड द पीपल स्कैटर्ड बैक इन पैनिक फ्रॉम द मियर मिनेस ऑफ इट। लोग डर गए कि ये तो पूरा ऊपर चढ़ जाएगा, लग रहा है पानी हमको ही डुबो देगा, तो लोग थोड़े पीछे की तरफ जाने लगे। When they looked again, they saw a white horror of sea raving over the place of their homes. फिर वापस से उन लोग जाके ठीक से देखे, ऊपर से ही देख रहे हैं सब कुछ, तो देखते हैं तो उन लोगों ने देखा उनके सबके घर पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। It drew back roaring and tearing out the bowels of the land as it went. जैसे लहर आती है, टकराती है, टकरा के वापस पीछे जाती है, तो जब पीछे जा रहा था तो भी रोर के साथ, इतनी तेज आवाज के साथ जा रहा था, और साथ ही साथ सब कुछ ले जा रहा था, टीयरिंग आउट, जैसे तो कोई फाड़ के ले जाता है वैसे सब कुछ अपने साथ खींच के ले जा रहा था। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, ट्वाइस, थ्राइस, 5 times the sea struck and ebbed. 5 बार इतनी बड़ी बड़ी लहर आई पीछे गई, लहर आई पीछे गई, 5 times, तो कितना ज्यादा डैमेज हुआ होगा। बट ईच टाइम विथ लेसर सर्जेस। चलो पहली बार सबसे ऊंची लहर थी, फिर दूसरे टाइम थोड़ी कम थोड़ी कम थोड़ी कम, लेकिन फिर भी काफी ऊंची लहरें थी, पूरे नीचे विलेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी थी। देन इट रिटर्न टू इट्स एंशियंट बेड एंड स्टेड स्टिल रेजिंग एज आफ्टर अ टाइफून। टाइफून इज अ स्टॉर्म, तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म होता है टाइफून, दैट इज अ कॉमन साइट इन जापान। सो टाइफून के जैसे, जैसे टाइफून के बाद में सब कुछ शांत हो जाता है, हालांकि फिर भी वो डिवास्टेशन दिखने को मिलता है कि हवा फिर भी थोड़ी चल रही है, सब कुछ इधर उधर बिखरे हुए हैं। सिमिलरली 5 बार सी अटैक करता है सुनामी का, एंड देन अब वो अपनी जगह पे वापस सेम पोजीशन पे कोस्ट में आ चुका है, लेकिन स्टिल रेजिंग, मतलब स्टिल थोड़ी थोड़ी आवाजें आ रही है कि जैसे अभी कुछ शांत होने को है, कुछ करके जैसे कुछ आवाज आती है ना, वैसे आवाज आ रही है। On the plateau, for a time, there was no word spoken. Obviously, they were all in shock, in horror. They could not say anything. उन लोगों को वहाँ क्या फील हो रहा होगा? They obviously एक रिलीफ भी फील हो रहा होगा कि thank God they are there. उनकी families safe है, and उनको कहीं ना कहीं वो sorrow भी फील हो रहा है कि because they could see from their eyes कि कैसे उनके घर बह गए सुनामी में। और तीसरा ये डिवास्टेशन, ऐसा सुनामी दे हैव नेवर सीन। दे न्यू अबाउट सुनामी, तभी उन लोग आवाज लगाते हैं और ये तो सुनामी है, बट ऐसी तेज सुनामी दे हैव नेवर सीन। All stared speechlessly at the desolation beneath, the ghastliness of hurled rock and naked riven cliff. Riven means something which has been torn apart. किसी को पूरी तरीके से फाड़ दो तो राइवन, तो क्लिफ भी ऑलमोस्ट वैसा ही राइवन हो गया। सब बस उसी को देख रहे हैं, यही सारी चीजों को देख रहे हैं, कैसे अभी डिवास्टेशन कॉज किया सुनामी ने। The bewilderment of scooped up deep sea wrack and shingle shot over the empty site of dwelling and temple. Empty site of dwelling and temple, जहाँ कभी टेम्पल और घर हुआ करते थे, वो जगह पूरी खाली है, empty है, and they are all looking at this. अब वो क्या दिख रहा है? खाली wreck दिख रहा है। ओके, शिंगल है, सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। The village was not. The greater part of the fields were not. Even the terraces had ceased to exist. तो टेरेसेस, मतलब वो जो टेरेस फार्मिंग होती थी ना, वो टेरेस भी सब बह गए, मतलब एक नॉर्मल स्लोप आ गया, ठीक है, क्योंकि टेरेस तो काट के खुद बनाए जाते हैं, ये कोई नेचुरल तो है नहीं। तो टेरेस खत्म हो गया, नॉर्मल स्लोप आ गया, और विलेज, कुछ विलेज नाम की कोई चीज नहीं बची, सब विलेज के हाउसेस खत्म, और फील्ड भी मैक्सिमम पार्ट, ग्रेटर पार्ट ऑफ द फील्ड्स वो भी खत्म हो गया। एंड ऑफ ऑल द होम्स दैट हैड बीन अबाउट द बे देयर रिमेन नथिंग रिकॉग्नाइजेबल एक्सेप्ट 2 straw roofs,
टॉसिंग मैडली इन द ऑफिंग। ऑफिंग मतलब सी, मैंने पहले भी बताया था। तो वहां जहाँ घर थे लोगों के, वहां कुछ नहीं बचा, सब कुछ समुद्र ने लेके चला गया। सिर्फ 2 घरों के रूफ जो थे, दे वर टॉसिंग मैडली इन द ऑफिंग। सी में पागलों की तरह ऊपर ऊपर तैर रहे थे। पागलों की तरह तैर रहे थे मतलब जब वो लहरें होती है तो वो जो लहरों के ऊपर कोई चीज तैर रही होती है तो पता तो नहीं होता वो किस साइड जाएंगे, कभी इधर उछल रहे होते हैं। तो दैट इज वाई द ऑथर हैज सेड कि वो मैडली इधर उधर टॉस कर रहे थे। The after terror of the death escaped, and the stupefaction of the general loss kept all lips dumb until the voice of Hamaguchi was heard again. मतलब जो आफ्टर टेरर था कि डेथ का, वो खत्म हो गया। नाउ स्टूपिफेक्शन मतलब लोगों का जो जो शॉकिंग जो फीलिंग थी, जो जो उन लोग सरप्राइज थे, वो अब उसके कारण उन लोग चुप थे। देयर लिप्स वर डम, एकदम शांत थे, चुप थे। तब हामागुची ने पहला सेंटेंस बोला। व्हाट डिड ही से? ऑब्जर्विंग जेंटली, दैट वाज व्हाई आई सेट फायर टू द राइस। अब वो बता रहा है, दिस वाज द रीजन आई सेट फायर ऑन द राइस टैक्स। तो अब उन लोगों को क्लियर हो गया हामागुची ने कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया। उसके बच्चे को, उसके ग्रैंडसन को भी समझ में आ गया होगा कि मेरा ग्रैंडफादर मैड नहीं है, ही इज द मोस्ट सेंसिबल मैन, ही इज द मोस्ट सेल्फलेस मैन ही हैज एवर सीन। He, their Choja, now stood among them almost as poor as the poorest, for his wealth was gone. But he had saved 400 lives by the sacrifice. उनका चोजा, उनका हेडमैन उनके सामने है और वो सबसे गरीब, गरीब से भी गरीब हो गया है बस बिकॉज उसके सारे जो राइस स्टैक्स थे वो खत्म हो गए। बट ही इज दैट मैन हु हैज सेव्ड द होल विलेज। दैट मीन्स all of the villagers, 400 lives, not a single life was gone because of tsunami. That was huge sacrifice on part of this man. Little Tada ran to him and caught his hand and asked forgiveness for having said naughty things. Naughty means कुछ खराब, some bad things. अब if a grandson would be saying these sentences or calling names for his grandfather कि my grandfather has become mad, तो obviously वो 10 years का बच्चा है, लेकिन he also understood कि वो कितना गलत था, उसने कितनी खराब चीजें बोली। he asked for forgiveness, whereupon the people woke up to the knowledge of why they were alive. और तब people लोगों का भी वो जो आश्चर्य है वो खत्म हुआ, and now they have come to their own terms. उसका उनका माइंड क्लियरली काम कर रहा है अब, और वो उनको अब समझ में आया कि ओ गॉड, दे आर अलाइव जस्ट बिकॉज ऑफ द सेक्रीफाइस बाय दिस मैन। कितना बड़ा इन्होंने सेक्रीफाइस किया है उनके चोजा ने। एंड बिगैन टू वंडर एट द सिंपल अनसेल्फिश फोरसाइट दैट हैड सेव्ड देम। और अब वो सोचने लगे, आश्चर्य करने लगे कि कैसे एक सिंपल अनसेल्फिश फोरसाइट मीन्स समथिंग आप पहले ही जान लो, तो वो एकदम सेल्फलेस एक्शन, सेल्फलेस उसका थॉट था। एंड देन ही डिड दिस एक्शन कि उसने अपने राइस क्रॉप्स को आग लगा दी विदाउट even hesitating for a moment. And the headmen prostrated themselves in the dust before Hamaguchi Gohei and the people after them. And that means all the people, the headmen मतलब बहुत सारे जो छोटे छोटे मैंने जो ट्राइब्स के जो हेड थे, वो फिर दे प्रोस्ट्रेटेड themselves, मतलब वो पूरे दे ले डाउन ऑन द ग्राउंड, पूरा जैसे साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं वैसे प्रणाम पूरा कर दिए कि आपके कारण हमारे सबकी जान बच गई। और सबके सब, एंड द पीपल आफ्टर देम, सबके सब भी उनके पीछे, सब उसको जमीन पे गिर के पाँव छू रहे हैं, उनका उसका प्रणाम कर रहे हैं। देन द ओल्ड मैन वेप्ट लिटिल पार्टली बिकॉज ही वॉज हैप्पी, तो ये खुशी के आंसू थे उसके कि लोगों की जान बच गई। एंड पार्टली बिकॉज ही वॉज एजेड एंड वीक एंड हैड बीन सोरली ट्राइड। तो ये 2 कारण से वो रोया। देखो इस दोनों में ये कितना अच्छा लाइन है कि देयर इज नॉट दैट रीजन कि वो इसलिए रोया कि उसके सारी चीजें खत्म हो गई एंड ही हैज बिकम पुअर। वो रोया पार्टली बिकॉज सब खुश हैं, सबकी जान बच गई, दैट इज अ हैप्पी टीयर। और सेकेंडली वो इसलिए रोया कि वो इतना बूढ़ा होकर के उसने पूरी जान लगा दी ये सब करने में। ऑब्वियसली थक तो गया था बट ही हैड ट्राइड, उसके लिए उसको वो आंसू आ रहा है कि एटलीस्ट मैं इतना बूढ़ा होकर के भी मैंने इतने ये काम तो कर लिया खत्म, मैं बीच में गिरा पड़ा नहीं, ऐसे ही वो वीक फील कर रहा था, तो इसलिए वो खुश है, इसलिए आंसू आ रहे हैं। My house remains, he said, as soon as he could find words. जैसे ही वो बोलने लायक हुआ, मतलब वो क्योंकि रो रहा था तो उसका
बोला नहीं जा रहा था। फिर जैसे ही बोलने लगा हुआ वो सिर्फ इतना बोला, माई हाउस रिमेन, मेरा घर अभी भी बचा हुआ है। Automatically caressing Tada's brown cheeks, and there is room for many. Also, the temple on the hill stands, and there is shelter there for the others. तो उसने बोला 400 विलेजर्स हैं, मेरा घर खाली है सबके लिए, जितने यहाँ अकोमोडेट कर सकते हैं करेंगे, और बाकी उस टेम्पल में चले जाओ जो हिल पे जो टेम्पल है वहां पे भी काफी लोग रह सकते हैं. Then he led the way to his house, and the people cried and shouted. Cried and shouted, obviously in joy, उसी का नाम ले रहे हैं. The period of distress was long because in those days there were no means of quick communication between district and district, and the help needed had to be sent from far away. Obviously the period of distress was long, मतलब वो सुनामी गया तो पूरा कुछ डिवास्टेट करके गया, तो ये फटाफट सब ठीक नहीं हो सकता बिकॉज ये कितने पुराना टाइम है, सोचो 1868 के पहले का टाइम. सो एट दैट टाइम इतना फास्ट कम्युनिकेशन नहीं होता था. जो मॉडर्नाइजेशन आया था जापान में वो भी इन मेजी एरा आया था, ये तो मेजी एरा का पहले का टाइम है. सो वो बहुत देरी से धीरे धीरे वहाँ से हेल्प एंड ऑल आई, तो काफ़ी टाइम लगा वापस से विलेज को नॉर्मल होने में. बट when better times came, मतलब जब भी आया अच्छा टाइम, the people did not forget their debt to Hamaguchi Gohei. This is also an important part क्योंकि लोग जनरली उनको भूल जाते हैं जिसने उनकी मदद की है. खराब वक्त में जो हमारी मदद करे उनको हम अपने अच्छे वक्त में याद रखें. दैट इज अ साइन दैट वी आर गुड ह्यूमन बींग्स, और वी आर ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन होने का मतलब ही होता है कि अपने नेचर को, अपने गुडनेस को, अपने सेल्फलेस इंस्टिंक्ट को कभी मत भूलो. तो दीज वर ऑल्सो वेरी गुड पीपल कि अपना अच्छा टाइम आया बट दे डिड नॉट फॉरगेट कि उनका ये अच्छा टाइम सिर्फ आया है हामागुची के कारण. दे कुड नॉट मेक हिम रिच नॉर वुड ही हैव सफर्ड देम टू डू सो इवन हैड इट बीन पॉसिबल. इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपना रुपया दे देकर के उसको रिच कर दिया. ऑब्वियसली दे कुड नॉट हैव डन दिस, और अगर वो करना भी चाहते तो यहाँ लिखा है कि नॉर वुड ही हैव सफर्ड देम टू डू सो. ऐसा करने देता हामागुची, ये भी ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं. Moreover, gifts could never have sufficed as an expression of their reverential feelings towards him. Reverential, rever करना मतलब respect. तो उनके respect के feeling के लिए उन लोग बार बार उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट भेजते रहते थे. गिफ्ट कभी मनी का हुआ, गिफ्ट कभी राइस का हुआ, कुछ फूड का हुआ, कुछ क्लोथ का हुआ, भेजते ही रहते थे. नेवर हैव सफाइज्ड, इतना भेजा कि कभी कमी नहीं पड़ा. For they believed that the ghost within him was divine. Ghost here means भूत नहीं. Ghost का यहाँ मीनिंग, सिंपल मीनिंग हम सोल बोल सकते हैं, आत्मा बोल सकते हैं. ठीक है, तो इसके अंदर जो आत्मा थी वो डिवाइन थी, ऐसा लोग मानते थे. एंड दैट इज वाई दे डिक्लेयर्ड हिम अ गॉड एंड देयर आफ्टर कॉल्ड हिम हामागुची डेमियोजिन. डेमियोजिन मीनिंग अ ग्रेट डेइटी, कोई बहुत ही बड़ा संत. तो उसको उन लोग ये नाम देने लग गए हामागुची डेमियोजिन. तो उनको ये समझ में आ गया, उन लोग ये बिलीव करने लग गए कि इस इंसान की जो आत्मा है, जो सोल है, वो डिवाइन है, कोई भगवान का ही भेजा हुआ दूत है ये. ऐसे थिंकिंग दे कुड गिव हिम नो ग्रेटर ऑनर, एंड ट्रूली नो ग्रेटर ऑनर इन एनी कंट्री कुड बी गिवन टू मॉर्टल मैन. मतलब किसी भी इंसान को कोई भी कंट्री ने आज तक इतना बड़ा ऑनर नहीं दिया होगा जो वो दे सकते थे. उन्होंने दिया उनको डेमियोजिन यानी कि ग्रेट सेंट. एंड व्हेन दे रीबिल्ड द विलेज, क्या किया उन्होंने? व्हेन दे रीबिल्ड द विलेज दे बिल्ट अ टेम्पल टू द स्पिरिट ऑफ हिम एंड फिक्स्ड अबाउट द फ्रंट ऑफ इट अ टैबलेट बियरिंग हिज नेम इन चाइनीज टेक्स्ट ऑफ गोल्ड. तो जब पूरा विलेज बना उन्होंने एक टेम्पल बनाया टू द स्पिरिट ऑफ हिम. सी ही वाज देयर, ही वाज लिविंग, इसीलिए तो नाम है लिविंग गॉड. मतलब वो आदमी भी जिंदा है और उसके नाम का एक टेम्पल भी है उस जिंदा, उसके रूह के लिए, उसके सोल के लिए वो टेम्पल है कि उसका सोल डिवाइन है. तो उस डिवाइन सोल की उन लोग पूजा करते हैं उस टेम्पल में. ठीक है, क्लियर हो रहा है? ऐसा नहीं कि मरने के बाद टेम्पल बना, अभी भी उस टेम्पल में लोग उसी की पूजा कर रहे हैं, उसके एज अ मॉर्टल बीइंग नहीं, उसके अंदर के डिवाइन की पूजा कर रहे हैं. और उसमें बाहर एक
प्लाकार्ड जैसा था, बड़ा सा एक बोर्ड लगा दिया, टैबलेट, जिसमें उसका नाम लिखा है चाइनीज टेक्स्ट ऑफ गोड। तो नाम या तो हामागुची डेमियोजिन लिखा होगा या फिर हामागुची गुहेई लिखा होगा। एंड दे वर्शिप्ड हिम देयर विथ प्रेयर एंड विथ ऑफरिंग्स। वहां पे जैसे भगवान की हम करते हैं पूजा, वैसे ही वो करते थे। हाउ ही फेल्ट अबाउट इट आई कैन नॉट से। आई नो ओनली दैट ही कंटिन्यूड टू लिव इन हिज ओल्ड थैच्ड होम अपॉन द हिल with his children and his children's children, just as humanly and simply as before, while his soul was being worshipped in the shrine below. So the author says, I don't know how he felt कि जिंदा है और वो देख रहा है कि लोग उस जिंदा आदमी के की पूजा कर रहे हैं वहां पे। तो आई डोंट नो हाउ ही फेल्ट, व्हाट आई नो कि इसके कारण उसका ये मतलब ये जो प्राइड उसके दिमाग में नहीं चढ़ा, वो अभी भी विदाउट ईगो के साथ, वो अपने बच्चों के साथ, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ उसी जगह जहां वो पहले रहता था अभी भी रह रहा है, उतने ही सिंपली रह रहा है। दैट शोज हिज कैरेक्टर कि वो कितना डाउन टू अर्थ पर्सन है। उसको पता है उसके लोग भगवान के जैसे पूजा करते हैं, बट ही, आई वुड से ही वॉज लाइक अ गॉड। जैसे गॉड को हम कभी सोच सकते हैं गॉड को इस चीज का घमंड है कि लोग हमारी पूजा करते हैं? ऑब्वियसली नहीं। गॉड जो भगवान है वो अभी भी हमारे लिए हर टाइम दौड़े चले आएंगे, कोई भी हमारी कोई डिफिकल्टी होगी तो। सिमिलरली दिस पर्सन 100 years and more he has been dead। अब तो उसकी डेथ हो गई है और 100 से भी ज्यादा साल हो गए। बट हिज टेम्पल दे टेल मी स्टिल स्टैंड्स। पर उसका घर उसका टेम्पल अभी भी है, लोग कहते हैं। एंड द पीपल स्टिल प्रे टू द घोस्ट ऑफ द गुड ओल्ड फार्मर टू हेल्प देम इन टाइम ऑफ फियर और ट्रबल। और अभी भी उसके घोस्ट मतलब उसके सोल की वहां पे पूजा की जाती है। लोगों को ऐसा लगता है कि अभी भी वो जो आत्मा है उसकी, वो हम लोगों को हर ट्रबल से, हर मुश्किल से, हर दुख से, हर डर से बचाएगी। Now the author says, I asked a Japanese philosopher and friend to explain to me how the peasants could rationally imagine the spirit of Hamaguchi in one place while his living body was in another. Now the author is curious, so he asked the Japanese friend and philosopher. See, he did not belong to Japan, वो बाद में आया था, रहने लगा, तो उसको बहुत सारी चीजें उसने जापानीज कल्चर अडॉप्ट कर लिया, बट फिर भी उसको कुछ चीजें जो क्वेरी थी वो अपने जापानीज फ्रेंड फिलोसफर से पूछता रहता था। सो ही आस्क्ड हिज फ्रेंड कि कैसे लोग करते थे ये चीज, उनको पता है कि ये आदमी जिंदा है और हम उस जिंदा आदमी के जो जो सोल है उसकी पूजा हम टेम्पल में करते हैं, तो वो कैसा उनको फील होता था, वो कैसे कर पाते। Also I inquired whether it was only one of his souls which they had worshipped during his life, and whether they imagined that particular soul to have detached itself from the rest to receive homage. Now ये भी बहुत important question है और यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। उन्होंने ये ऑथर ने ये पूछा अपने फ्रेंड से कि मुझे ये भी बताओ कि वो जिस सोल की पूजा करते हैं, हामागुची गुहेई की सोल की पूजा करते हैं, ये वही सोल है या वन ऑफ हिज सोल्स? क्योंकि हम ऐसा मानते हैं ना कि एक इंसान के काफी सारे जन्म होते हैं, तो हर जन्म के जो भी सोल्स है उन सब की पूजा करते हैं, या एक पर्टिकुलर जन्म के सोल की पूजा करते हैं, या फिर द सोल वो ऐसा मानते हैं कि ये सोल बॉडी से डिटैच हो गया और फिर पूजा करते हैं। तो ही वॉज ऑब्वियसली क्वाइट क्यूरियस टू नो। ना देखो, क्रिश्चियंस में ये बिलीफ है कि जो सोल होती है वो उस बॉडी के अंदर ही कैद रहती है, मतलब उन लोग पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करते, और जब वो बॉडी उनकी भरी होती है तो वो एक आता है ना, डे ऑफ जजमेंट आएगा, मतलब जब सारी दुनिया खत्म हो जाएगी तब सब अपने उस बरियल ग्राउंड से निकलेंगे और उसके बाद में गॉड जो है वो जजमेंट देगा हर सोल के साथ कि किसने क्या किया। ये उनकी तो उनका सोल जो है वो बॉडी से अटैच ही रहता है। लेकिन हमारे इंडियन बिलीफ सिस्टम, उसमें भी स्पेशली हिंदू बिलीफ सिस्टम क्या है कि हम मानते हैं कि जब एक आदमी की डेथ हो जाती है तो उसकी सोल उसकी बॉडी को छोड़ करके निकल जाती है, हायर लेवल पे चली जाती है, और इसीलिए हम उस बॉडी को क्रिमेट कर देते हैं, जला देते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा मानते हैं कि सोल उसी टाइम डिटैच हो गई, अब वो हेवनली उसका अबोर्ड हो गया, वो भगवान के पास चली गई, वो आगे और भी जन्म ले सकती है। सो द पर्सन इज आस्किंग, क्या ऐसा मानते हैं उन लोग? क्योंकि जो ऑथर है वो जहां से उसकी ओरिजिन है वो ये डिटैचिंग थ्योरी नहीं सुना हुआ है, इसीलिए उसको ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन। हमारे लिए ये बहुत नॉर्मल चीज होगी बिकॉज वी नो ये डिटैचिंग थ्योरी हम लोग यही मानते हैं।
सो उसके फ्रेंड ने क्या आंसर किया? द पीजेंट्स, माई फ्रेंड आंसर, थिंक ऑफ द माइंड और स्पिरिट ऑफ अ पर्सन एज समथिंग विच इवन ड्यूरिंग लाइफ कैन बी इन मेनी प्लेसेस एट द सेम इंस्टेंट। सच एन आइडिया इज ऑफ कोर्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न आइडियाज अबाउट द सोल। सो ना जापानीज फ्रेंड ने क्या आंसर किया कि जापान में हम लोगों के यहाँ ये मानते हैं कि एक आदमी का शरीर और एक आदमी का माइंड और सोल, ये उसके जीते जी भी अलग हो सकता है। एक ही जगह नहीं, काफी जगहों पर जा भी सकता है एक ही टाइम पे, एट द सेम इंस्टेंट। ऐसा हम मानते हैं और इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम योर वेस्टर्न आइडियाज अबाउट द सोल, क्योंकि आप ये मानते हो कि सोल अटैच रहती है बॉडी से, तो इसलिए आपको शायद कुछ अलग लगे। So now I mischievously asked, any more rational? मतलब थोड़ा शरारती ढंग से उसने पूछा, कुछ और भी है क्या ऐसी थिंकिंग तुम लोगों की जो मुझे नहीं पता? Well, he responded with a Buddhist smile. Buddhist smile को हम बोल सकते हैं a very calm smile से। बुद्धिस्ट का मेन फिलोसफी क्या है? बहुत काम रहो। तो with a very calm understanding smile उसने बोला, if we accept the doctrine of the unity of all mind, the idea of the Japanese peasant would appear to contain at least some adumbration of truth. I could not say so much for your Western notions about the soul. एडम्बरेशन मीन्स अ फेंट आइडिया कि समथिंग विल हैपन इन द फ्यूचर, जो हम फोरकास्टिंग बोलते हैं ना, बट वो फोरकास्टिंग एकदम क्लियर नहीं है ना, तो एडम्बरेशन उसको हम बोलते हैं। सो व्हाट डिड ही से विद अ बुद्धिस्ट स्माइल कि अगर हम ये एक्सेप्ट कर लें द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ ऑल माइंड, कि सबके माइंड यूनाइटेड हो सकते हैं, तो द आइडिया ऑफ जापानीज पीजेंट, मतलब ये हामागुची गुई, वुड अपेयर टू कंटेन एटलीस्ट सम एडम्बरेशन ऑफ ट्रुथ। यानी कि अगर हम उस डॉक्ट्रिन को, उस प्रिंसिपल को मान ले, तो फिर हमको इसका ये जो पीजेंट का हम श्राइन बना करके उसकी पूजा करते हैं, ये फ्यूचर के हिसाब से आपको क्लियर हो जाएगा। ऑल्दो आपके वेस्टर्न नोशन के हिसाब से ये बहुत अलग है, सोल जो आप लोग जैसा समझते हो वो इससे बहुत अलग है, तो शायद आपको समझने में उतना क्लियर ना हो, या आप शायद न मानो, या आपको मानने में कुछ डिफिकल्टी हो। सो दैट इज व्हाट ही सेइंग, आई कुड नॉट से सो मच फॉर योर वेस्टर्न नोशन अबाउट द सोल, कि मैं तुम्हारी तरफ से ये नहीं बोल सकता, तुम्हारे वेस्टर्न तरीके हैं सोचने के, बट हमारे यहाँ हम ये चीज मानते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ कि वो क्या बोलता है, ये पार्ट और ये भी कि सोल कैन लिव इन मेनी प्लेसेस इन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑल्सो, ये जापानीज नोशंस हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देर आर अपार्ट फ्रॉम दिस मेनी अदर नेम्स, जापानीज टर्म्स हैं जिनकी आपको मैंने बोला था आप मीनिंग लिख देना। मैं भी कोशिश करूंगी, अगर लिख दूंगी तो मैं भी उसका एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी, तो आप वैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, सो दिस इज द स्टोरी अ लिविंग गॉड। और ये स्टोरी और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है जब ये हमको पता होता है कि ये एक्चुअल, ये रियल स्टोरी पे बेस्ड है। यानी एक्चुअली लेफ्काडियो हर्ड ने ऐसे कोई इंसान की, दैट इज हामागुची गुहे की, एक्चुअली एक श्राइन देखा है और उसके बारे में इतना कुछ पता किया है। सो दिस वॉज द स्टोरी। आई होप यू हैव लाइक दिस स्टोरी एंड अंडरस्टूड इट वेल। मुझे कमेंट में बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विथ नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट चैप्टर और पोएट्री। बाय बाय, जय हिंद।